नमस्कार। इस वक्त जम्मू कश्मीर की अपनी पार्टी से सरदार मंजीत सिंह जी से खास बातचीत और ये चर्चा का विषय जम्मू में कई ऐसे इस वक्त कार्य हो रहे हैं जिनके ऊपर कई टिप्पणियां की जा रही है, कई पार्टीज की और कई सोशल वर्कर की। उसी के ऊपर आज चर्चा करेंगे सरदार मंजीत सिंह जी से। सर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपका भी शुक्रिया जी। बड़ी एक लंबी आपका जो लंबा समय रहा आपका पॉलिटिक्स में, और इस वक्त आप अपनी पार्टी से हैं और काफी ज्यादा इस वक्त गरमाया हुआ जो मसले हैं वो जम्मू कश्मीर में पीडीपी को लेकर ज्यादा जो है बातें इस वक्त जम्मू कश्मीर में हो रही हैं। कई लोग उनके खिलाफ भी हैं, कई लोग उनके फेवर में भी हैं, और ये पॉलिटिक्स के लिए जरूरी भी रहता है कि वो चर्चा में रहें। क्या ये पीडीपी का चर्चा में रहने का कोई एक नया एजेंडा है या क्या है जिसकी वजह से उन्होंने कुछ अप्रोच किया सीएम को, जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला को, कि जितना हमारा स्टेटहुड है उसको वापस लाने के लिए उस टॉपिक पे बैठ के बातचीत हो? क्या अगर वो बातचीत के लिए सीएम उमर अब्दुल्ला को एक इनविटेशन दे सकते हैं, तो क्या अगर अपनी पार्टी को वो इनविटेशन आए तो क्या आप उनके साथ हैं? देखिए, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये जो महबूबा जी ने जो 2 दिन पहले लेटर एक लिखा जो सोशल मीडिया पे भी आया कि उन्होंने उमर अब्दुल्ला साहब को और कुछ और पार्टीज़, इसमें कांग्रेस है, पीपल कॉन्फ्रेंस है, इवन बीजेपी को भी उन्होंने ये लिखा है कि भाई आओ हम स्टेट के लिए फाइट करते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के अध्यक्ष अल्ताफ़ बुखारी साहब ने इससे पहले 24 तारीख को हमारा बीरपुर में एक बहुत बड़ा पब्लिक कन्वेंशन थी, उसमें अल्ताफ़ साहब ने स्टेज पे भाषण देते हुए कहा कि मैं सभी नेताओं से, जम्मू कश्मीर के सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडरों से अपील करता हूं कि जिस तरह लेह करगिल के लोगों ने एकता दिखाई है अपने हकों के लिए, तो उन्होंने स्टेज से, मंच से अपील की इन सभी पार्टियों को कि आप सब इकट्ठे हो जाओ। और अल्ताफ़ साहब ने कहा कि हम आपके पीछे चलेंगे, आप आगे चलो, हम जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी इस मसले में आपका साथ देगी, हम पीछे चलेंगे, आप आगे आओ। इससे पहले भी एक बार अल्ताफ़ साहब ने ये इनिशिएटिव लिया, तब यहाँ चुनाव नहीं हुए थे, तब भी अल्ताफ़ साहब ने फारूक अब्दुल्ला साहब को बोला कि आप बड़े नेता हैं, आप एल्डर हैं, जम्मू कश्मीर में सबसे बड़े नेता हैं, तो आप एक इनिशिएटिव लीजिए और सभी पार्टियों को बुलाइए। लेकिन फारूक अब्दुल्ला साहब ने कहा कि बिल्कुल अच्छी बात है, और उन्होंने कहा कि फलां डेट को हम मिलेंगे, लेकिन उसके बाद जब कोई और प्रेशर पड़ा तो वो चीज़ जो है वो मैच्योर नहीं हो पाई। ठीक है। अब ये जो महबूबा जी ने कहा, तो अब मैं समझता हूँ कि जैसे ही महबूबा जी ने कहा तो उसका रिएक्शन उमर अब्दुल्ला साहब ने दे दिया कि नहीं, ये मीडिया में जाने की क्या ज़रूरत थी। तो लगता है कि एक जो आपसी टाइप ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, सीरियसनेस नहीं है। मतलब ना तो नेशनल कॉन्फ्रेंस इस मसले में सीरियस है, ना पीडीपी इसमें सीरियस है। ये अगर सीरियस होना होता तो जम्मू कश्मीर के सभी पॉलिटिकल पार्टियों को इसमें इन्वॉल्व किया जाए, और तब जाके हमको जो है ये जम्मू कश्मीर का जो हमारा खोया हुआ स्टेटस है, ना केवल स्टेट बल्कि जो और अधिकार हमसे छीने गए हैं वो वापस मिल सके। वो तभी मिलेंगे जब सभी पॉलिटिकल पार्टीज की लीडरशिप जो है वो इकट्ठा हो जाए, और सिर्फ ये दिखावा मात्र ना हो। और अल्ताफ़ साहब ने, जैसे मैंने कहा कि पिछले महीने यहाँ हमारे सांबा में जब जलसा था, तो उन्होंने अपने तरफ से इन सभी लीडरों को अपील की कि आप आए, आप इनिशिएटिव लें, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी आपका साथ देगी, हम आपके पीछे चलेंगे। लेकिन आप सब पहले एक सच्चे मन से ये सोच लो कि हमने राजनीति नहीं करनी, हमने जम्मू कश्मीर के लोगों के हकों के लिए लड़ना है। तो ये अपनी पार्टी का स्टैंड इसमें बड़ा स्पष्ट है कि हम बिल्कुल तैयार हैं। अल्ताफ़ साहब ने सबसे पहले इस बात को चलाया और उसको अब महबूबा जी ने फॉलो किया।
हमें खुशी इस बात की है कि हमारे लीडर का स्टैंड जो है वो विंडिकेट हुआ है। इससे पहले भी जब अपनी पार्टी ने स्टैंड लिया था कि हमारी रियासत बहाल होनी चाहिए, तो कुछ लोग हमारा मजाक उड़ाते थे, लेकिन आज वो सभी पार्टियां इसी बात की रट लगा रही हैं कि हमको स्टेट दे दो, हमको स्टेट दे दो। तो मेरा ये कहना है कि अपनी पार्टी ने हमेशा जो है वो सच की राजनीति की है, और सच की राजनीति आगे भी हम करते रहेंगे। और हम आपके माध्यम से हम कह रहे हैं कि जो भी पॉलिटिकल पार्टियां इस मसले को लेके सीरियस हैं, अपनी पार्टी उनका साथ देगी। मंजीत सर, एक सवाल और है। पिछले कुछ दिनों में रायका बंदी का एक बड़ा मसला चल रहा है। तकरीबन जम्मू के लोग, जम्मू कश्मीर के लोग भी इसमें अपने अपने मत से चल रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं एनक्रोचमेंट है, कई लोग कह रहे हैं कि ये बड़े पुराने लोग रह रहे हैं और ये गुज्जर बकरवाल है। अच्छा, कई लोग उनका स्पष्टीकरण ऐसा दे रहे हैं कि बिल्कुल डॉक्यूमेंट्री तरीके से दिखाया जा रहा है कि वो गुज्जर बकरवाल नहीं है, क्योंकि उनकी उनकी जॉब्स हैं, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, उनमें कुछ ऐसा है, एनक्रोचमेंट है। कुछ पिछले दिन पहले में आपने भी एक स्टेटमेंट दी है, वहां जाके मौके पर जाके आपने स्टेटमेंट दिया कि उन लोगों के साथ गलत हुआ। अब मुझे ये बताओ कि जम्मू कश्मीर के लोगों को किस साइड होना चाहिए, एनक्रोचमेंट है या सही में वो लोग वहां के मालिक हैं? देखिए, मैं समझता हूं कि इसके लिए 2 इंक्वायरी कमेटियां बैठी हुई हैं। अच्छा। अब वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के सीनियर ऑफिसर जो हैं वो इसकी जो है वो निशानदेही कर रहे हैं। अब हमें तो पता नहीं कि वो फॉरेस्ट की लैंड है या नहीं है। अच्छा। हम एज ए अपनी पार्टी वहाँ गए थे, जब हमने देखा कि वहाँ 30-35 मकान तोड़ दिए हैं, तो हम वहाँ पे गए, हमने जाके सिचुएशन को बात किया कि क्या हुआ है। और लोगों का जो हमने वहाँ सीन देखा कि उनके मकान तोड़ दिए, उनका ये कहना था कि हमें कोई नोटिस नहीं मिला, हमें कोई इतला नहीं दी, और सुबह 4 बजे जेसीबी वगैरह आई और आके हमारे मकान को तोड़ गई, जिसके लिए हमने कंडेम किया। बाकी यहाँ तक रही बात कि अगर वो फॉरेस्ट लैंड है या कोई और लैंड है, ये डिपार्टमेंट को देखना है। और इसमें इंक्वायरी चूंकि इनिशिएट की गई है, इंक्वायरी में जो है जो भी आएगा, इन केस वो डिजर्व नहीं करते, अगर वो एसटी समाज से नहीं है, तो नेचुरली डिपार्टमेंट उस पर उसके मुताबिक कार्रवाई करेगा। और जैसे जो ट्राइबल डिपार्टमेंट है, तो ये फॉरेस्ट एक्ट के तहत अगर वो एसटी समुदाय से लोग संबंधित हैं, तो फॉरेस्ट एक्ट के तहत उनको तो राइट मिलता है ना कि वो अगर उन्होंने मकान पुराने बनाए हुए हैं। तो मेरे नज़र में यह है कि रियासत हमेशा लोगों के भले का काम करती है। सरकार तो 5-5 मरले के लोगों को प्लाट बना के मकान बनाने के लिए पैसा भी देती है। तो बिल्कुल, अगर वो लोग बैठे थे, अगर वो फॉरेस्ट लैंड है या नहीं है, ये तो डिपार्टमेंट ही बताएगा। लेकिन मेरा ये है कि अगर तोड़ने भी थे तो उनको प्रॉपर नोटिस देते, उनको एक प्रॉपर एक जो प्रक्रिया होती है उसके मुताबिक उनको करते। ये नहीं कि जो सुबह 4 बजे जाके उनके मकान तोड़ दिए, ये किया वो किया। और हम ये भी नहीं चाहेंगे कि लोग जो है ये अननेसेसरली जो है वो जमीनों पे ये करें जिनके पास कोई ठिकाना नहीं है। तो वो अलग बात है कि सरकार की पॉलिसियां होती है, सरकार उसमें एडजस्टमेंट भी करती है। लेकिन जो लोग, कई लोगों ने 3-3 जगह पे, 4-4 जगह पे मकान बनाए हुए, तो उन लोगों को तो मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और अब ये देखना है कि इसमें क्या रिपोर्ट आती है, क्योंकि उनके मिनिस्टर ने भी कहा है कि ये फॉरेस्ट की लैंड नहीं है, मंत्री खुद कह रहा है फॉरेस्ट की लैंड नहीं है। तो अब वो है फॉरेस्ट की या नहीं है, ये तो जो इंक्वायरी कमेटी है ये उसके मुताबिक जो रिपोर्ट आएगी। लेकिन इंक्रोचमेंट के तो हर आदमी खिलाफ है, कोई भी नहीं चाहेगा कि अननेसेसरली इंक्रोचमेंट हो। लेकिन मैं ये पूछना चाहूंगा आपके माध्यम से कि जब ये मकान इतनी देर पहले के बने हुए हैं, तब एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ से हुई थी? बिल्कुल, तब वो क्यों नहीं उनको रोकते? मेरा सवाल भी इसी के रिलेटेड आपसे मैं पूछने लगी। मैं ये एडमिनिस्ट्रेशन से पूछना चाहता हूँ कि अगर वो 25-30 साल से वहां बैठे थे, तब कोई महकमा कहाँ सोया था? तब ये फॉरेस्ट वाले कहाँ सोए थे? और हमने जब देखा तो फॉरेस्ट का तो एक हदबंदी हुई है, वहाँ जाली लगी हुई है, ये एरिया जो है ये तो उसमें आता नहीं है। अब प्रैक्टिकली ये लैंड सरकारी लैंड है या फॉरेस्ट लैंड है, वट एवर इट इज। लेकिन जब उन्होंने मकान बनाए उस वक्त उनको क्यों नहीं रोका गया कि भाई आप यहाँ मकान क्यों बना रहे हो, आपका हक नहीं बनता?
अब जब मकान बन गए, बड़ी लंबी समय से वो बने हुए पक्के मकान है, लैंटर्ड मकान है, तो वो कैसे बन गए? रातों रात तो बन नहीं जाते। तो कहीं ना कहीं जो लोग इसमें ऑफिसर्स इन्वॉल्व होते हैं उनपे भी तो कार्रवाई होनी चाहिए। उनको पूछता कोई नहीं, तो गरीब लोग जो हैं वो इसमें मारे जाते हैं। मंजीर सर, जब सियासत में कोई पार्टी आती है, आने से पहले बड़े बड़े वादे होते हैं, तो काफी एक कहते हैं छोटे से बच्चे को भी अगर पॉलिटिक्स की कुछ लाइनें पूछी जाए, कोई पॉलिटिशियन के बारे में पूछा जाए, तो बच्चा भी यही कहेगा कि शायद पॉलिटिशियन ये काम करे, शायद ना करे, क्योंकि कंफर्म किसी को नहीं होता। तो आप मुझे ये बताओ, ये सरकार की कैसी ये रणनीति है कि जब भी कोई एनक्रोचमेंट होती है या किसी भी जगह, आप कहीं भी जगह ले लीजिए, जम्मू में आप ले लीजिए, इधर तवी पे ले लीजिए, आप इधर रायका वाला ले लीजिए, मीरा साहब के पास एनक्रोचमेंट कह के उनके मकान तोड़े गए। मंजीर सर, मुझे ये बताइए, अपनी पार्टी अगर वजूद में आती है तो कैसे इन लोगों के अगर एनक्रोचमेंट भी है तो क्या इन लोगों को इंटीमेट किया जाएगा या डायरेक्ट इन लोगों के घर पे बुलडोजर चल जाएगा? नहीं, देखिए, कानून के मुताबिक ही कार्रवाई होनी चाहिए ना। कानून ये कहता है कि अगर किसी ने इलीगल जगह पे कोई बैठा है तो उनको नोटिस दो कि भैया आप इतने दिनों में खाली कर दो, नहीं करोगे तो आप पे कार्रवाई होगी। तकरीबन लोगों का यही कहना है, तब तकरीबन लोग यही रो रहे हैं कि हमें नोटिस ही नहीं मिल रहा। नहीं, उसमें मैं आपको दो बातें बताऊं, ये दो अलग अलग इशू है। एक इशू है जो लोग नशा बेच रहे हैं। हाँ बिल्कुल। अब जो नशा बेच रहे हैं उनको किस बात का नोटिस? नहीं, वो अलग चीज है, वो अलग है, वो टॉपिक बिल्कुल अलग है। मकान बिल्कुल इसलिए तोड़े जा रहे हैं कि वो मकान नशा बेच के वो प्रॉपर्टियां बनाई गई हैं। बिल्कुल। तो उसमें अगर वो चल रहा है बुलडोजर, तो वो तो हम अप्रिशिएट करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। नशा जो हमारी सोसाइटी को बर्बाद कर रहा है, जिन घरों को उन्होंने तबाह किया, इतने ज्यादा किया, लोगों के घर तबाह किए, अगर उनके घर टूट गए हैं तो किसी को उनसे हमदर्दी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। एक बात तो ये है, तो उसमें तो कोई नोटिस देगा नहीं। बिल्कुल। लेकिन जो अदरवाइज जो नशे में आते हैं, जिन्होंने 40-30 साल पहले के, 50 साल के पहले के मकान बनाए हुए हैं, तो उनके साथ जो कानूनी सिस्टम से चलना चाहिए, क्योंकि कानून के साथ ही ये रियासत चल रही है, बिना कानून के नहीं चल रही। बिल्कुल। तो इसलिए कल अगर अपनी पार्टी की सरकार आएगी तो अपनी पार्टी जो है इसके लिए बाकायदा एक पॉलिसी बनाएगी कि किसी भी तरीके से इलीगल इंक्रोचमेंट ना हो, और यहाँ इलीगल इंक्रोचमेंट हुई है उसको लीगलाइज कैसे किया जा सकता है, ये देखा जाएगा कि क्या वहाँ पे वो जमीन सरकारी है, और जिन लोगों ने वो मकान बनाया क्या उनके पास रियासत में कहीं और जगह है या नहीं है। तो कई लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने 3-3, 4-4 जगह पे मकान बनाए हुए हैं। डोडा में भी मकान है, जम्मू में भी मकान है, कहीं और जगह पे भी मकान है, कि कईयों ने श्रीनगर भी मकान रखे हैं, इधर भी रखे हैं। तो वो जो लोग हैं जिन्होंने 3-3, 4-4 जगह पे ये किया, तो उनकी निशानदेही होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? उसमें तो हम बिल्कुल ये नहीं करेंगे। लेकिन जिनके पास कहीं रहने की जगह ही नहीं है पूरी रियासत में, तो उनको अगर सरकार 5 मरले प्लाट बना के दे दे लीगलाइज तरीके से, ताकि वो गरीब जो है इस रियासत का जो रहने वाला है, तो वो भी अपनी जिंदगी को अच्छे तरीके से बसर कर पाए। अभी जो माहौल इस वक्त चल रहा है, भारत की स्थिति का लोग अनुमान लगाते हैं, और आजकल आपको पता है कि गूगल भाई जी जो है वो सारी चीजें, जो रिपोर्ट है वो हर सेकंड में, आज हर बच्चे के हाथ में एक मोबाइल है और उससे पता लगता रहता है कि हो क्या रहा है, कैसा होने वाला है। तो काफी पैनिक सा माहौल लग रहा है लोगों में कि भारत की स्थिति कैसी है, भारत की स्थिति खराब है, ऐसी है वैसी है। तो इसमें थोड़ी सी आप नजर लगाएं। देखिए, मैं जहाँ तक स्थिति की बात है, भारत की स्थिति बहुत अच्छी है। भारत एक बहुत मजबूत देश है, ये मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। ये ठीक है कि जो कुछ सरकार की, मौजूदा सरकार की कुछ पॉलिसियाँ हैं उससे लोगों में निराशा है, लेकिन अगर आप भारत देश कंट्री की बात करें तो भारत देश एक बहुत मजबूत देश है। जब हमारे जो साथ में जितने भी देश हैं उनसे भारत एक बहुत ताकतवर और मजबूत देश है। लेकिन ये ठीक है कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट की, बीजेपी सरकार की जो पॉलिसियाँ हैं वो लोगों को सूट नहीं कर रही, उसमें लोगों में निराशा है। खासतौर पे नौजवानों में, पढ़ा लिखा यूथ जो है वो बड़ा निराश है। अगर आप जम्मू कश्मीर के हवाले से भी देखो तो आज अब इन्होंने ये कहा है कि जितनी भी जो अपॉइंटमेंट्स हैं, नौकरियां हैं, उनको इन्होंने सीज कर दिया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो यूथ आज फ्रस्ट्रेटेड है। यूथ सोच रहा है कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, तो जब नौकरी ही नहीं निकलेगी तो काम कैसे चलेगा।
अगर प्राइवेट सेक्टर में जाओ तो इंडस्ट्री बंद हो रही है, इंडस्ट्री जो है वो चल ही नहीं रही। महंगाई इतनी बढ़ गई है कि कॉमन आदमी का घर नहीं चल रहा। आप पेट्रोल देखो, आप डीजल देखो, आप बिल्कुल गैस सिलेंडर देखो, गाड़ियों के किराए देखो, तो दिहाड़ीदार आदमी जो है उसके लिए तो बहुत मुश्किल है। वो कैसे अपने परिवार को पालेगा, परिवार को चलाएगा, तो ये निराशा है। लेकिन एज फार एज कंट्री इज कंसर्न, इंडिया इज वेरी स्ट्रांग। भारत मजबूत देश है, भारत देश का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। लेकिन जो प्रेजेंट गवर्नमेंट सेंटर में है, उनकी पॉलिसी जो है वो इस निराश है कि लोग निराश है, किसान निराश है, नौजवान निराश है, कोई आदमी सेटिस्फाई नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ धर्म की राजनीति कर रहे हैं, वो हिंदू मुसलमान की राजनीति कर रहे हैं, वो जात पात में लोगों को बांट के तो वोट बटोरने की बात कर रहे हैं, पावर गेन कर रहे हैं। लेकिन प्रैक्टिकली जो लोगों को बेनिफिट मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, इससे लोग निराश हैं। सियासत की बातों के साथ साथ जम्मू के जो मुद्दे हैं उन पे चर्चा हुई। आखिर में आप जम्मू के लोगों को क्या, जम्मू कश्मीर के लोगों को क्या मैसेज करना चाहेंगे? देखिए, जम्मू कश्मीर के लोगों को मैं यही कहूंगा कि जब भी समय आए, अपने सभी पॉलिटिकल पार्टियों को आजमाया है। आपने यहाँ कांग्रेस का राज देखा, यहाँ पीडीपी का राज देखा, यहाँ एनसी का राज देखा, बीजेपी को भी जम्मू के खिते में बड़ी लोगों ने एक तरफा सपोर्ट दी। मैं ये चाहूंगा यहाँ के युवाओं को आपके चैनल के माध्यम से कि एक बार जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी को आजमाओ, एक बार हमें भी मौका दो। और हमारा लीडर एक साफ छवि का नेता है अल्ताफ बुखारी, अपनी पार्टी जो सच की राजनीति कर रही है, एक बार सच की साथ दो, ताकि अपनी पार्टी अगर हुकूमत में आएगी तो हम जो वादे लोगों से हमने किए हैं, हम उनको पूरा करने का प्रयास करेंगे। बहुत अच्छा रहा सर, आपसे बातचीत हुई और काफी चर्चा का जो विषय थे, मेन जो जम्मू कश्मीर के इस वक्त मुद्दे चल रहे हैं उस पर चर्चा हुई और काफी सेटिस्फैक्टरी जो है वो आपसे आंसर भी मिले, जवाब भी मिले, और मुझे लगता है कि लोगों को भी काफी जो शंकाएं थी वो दूर हो चुकी होंगी। इसी के साथ मैं गुरविंदर आपसे लेती हूँ इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।